तीसरी बार बनने जा रही है मोदी सरकार और ये सरकार जो है सहयोगियों के सहारे होगी। तो ऐसे में मंत्रिमंडल की शक्ल सूरत क्या होगी, कैसे होगी, किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं इसी पर। और अब बात करते हैं उस राज्य की, महाराष्ट्र, जहां पर बीजेपी को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। गठबंधन की सरकार चल रही है और बस 3 महीने बाद वहां चुनाव होने जा रहे हैं। और अभी मौजूदा लोकसभा चुनावों में जो नतीजे आए हैं वो बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर चिंता का सबब है। ऐसे में यहां से किसे मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी, इसको लेकर चर्चा तेज है। अब तक की खबरों के मुताबिक शिवसेना और एनसीपी को एक एक मंत्री पद दिया जा रहा है। आपको बता दें कि एक एक मंत्री पद जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच नितिन गडकरी का जीत के आना, और यहां से नागपुर से सांसद हैं, ब्राह्मण हैं, और जिस तरह का कामकाज उनका रहा है तो कहा जा रहा है कि अपना विभाग ही हो सकता है कमोबेश बरकरार रखें। पीयूष गोयल पहले से ही मंत्री हैं, राज्यसभा से आते रहे, लेकिन अब की बार उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया। मुंबई नॉर्थ से अच्छी जीत दर्ज करके आए हैं, वैश्य समाज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और पीयूष गोयल को अहम जिम्मेदारी इस बार मंत्रालय में मिल सकती है। नारायण राणे की बात करें, मराठा रिप्रेजेंटेशन है, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से सांसद हैं। मुरलीधर मोहोल पुणे, मराठा, तो मराठा चेहरों को, ब्राह्मण चेहरों को भी जगह जो है वो दी जा सकती है। लेकिन इस सबके बीच सहयोगियों की बात करें, क्योंकि शिवसेना ने इस बार, जो शिवसेना शिंदे गुट है, उसने बीजेपी से अच्छा प्रदर्शन किया, उसका अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है। तो ऐसे में वहां भी डिमांड जो है अच्छी खासी निकल कर आ रही होंगी। एनसीपी अजीत पवार गुट से प्रफुल्ल पटेल का मंत्री बनना तय है। एक अरसे बाद वो कैबिनेट में वापसी कर सकते हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी के सांसद धारेशील माने कह रहे हैं कि श्रीकांत शिंदे के तौर पर युवा चेहरे को मौका दिया जाना चाहिए। ये तमाम बयानबाजी हैं, तमाम अटकलें हैं, लेकिन फॉर्मूला क्या सूझा है जिससे कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों को साधने में भी मदद मिले, ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले जरा बयान सुनिए। एकनाथ शिंदे साहब ने हमेशा ही जो बाला साहब ठाकरे साहब के विचार थे वो आगे ले जाने का काम किया है, और बाला साहब जी के नेतृत्व पे विश्वास रखते हुए हम सारे लोग यहाँ तक आज तक आए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि बुजुर्ग और नया युवा चेहरा इस मंत्रिमंडल में होना चाहिए, दोनों का समावेश इसमें होना चाहिए। सीनियर्स को भी यहाँ संधि मिलनी चाहिए, लेकिन एक युवा आश्वासक चेहरे को भी यहाँ पे आना चाहिए। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो तीसरी बार के सांसद है, उनको भी इस मंत्रिमंडल में होना चाहिए, ये मेरी गुजारिश है। चलिए, ख्वाहिशें, गुजारिश अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब महाराष्ट्र से रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो सचिन, कोशिश होगी मोदी और अमित शाह की कि ऐसे चेहरे आएं जिनसे विधानसभा चुनाव साधने में भी मदद हो। सहयोगियों को तरजीह तो दी जाए, लेकिन मराठा, ब्राह्मण, दलित, इनमें भी एक कॉम्बिनेशन ढूंढ निकाला जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि महाराष्ट्र में आने वाले 4 से 6 महीने में विधानसभा के चुनाव होंगे और उस चुनाव को देखते हुए जो रीजन और कास्ट का इक्वेशन है उसका खासा ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल अभी कल जो शपथ ग्रहण होने वाला है उसमें शिंदे गुट को एक मंत्री पद और अजित पवार गुट को एक मंत्री पद दिया जाएगा। कल जो बैठक हुई थी जेपी नड्डा के साथ में, जिसमें देवेंद्र फडणवीस, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, भुजबल, ये सब मौजूद थे, उसमें प्रफुल्ल पटेल के नाम पर लगभग सहमति बन गई है और अजित पवार गुट से उनका मंत्री बनना बिल्कुल तय माना जा रहा है। शिंदे गुट की बात की जाए तो यहाँ पर 2 नाम प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। विदर्भ, जहाँ पर शिंदे गुट को एक सीट मिली है और वो है बुल्डाना से। मराठा आते हैं, प्रतापराव जाधव 4 बार से चुनाव जीते हैं, सांसद 4थी बार चुने गए हैं और इसके पहले 3 टर्म वो विधायक भी रहे हैं। तो उनको जो है तरजीह मिल सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीनियर है वो और मेरिट में बैठते हैं। शिवसेना के सीनियर जो टॉप के 5 लीडर है उसमें उनका नाम है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि वो मेरिट के आधार पर मंत्रिमंडल में अपने सहयोगी का नाम देंगे। दूसरा श्रीरंग बारने का नाम आता है, पश्चिम महाराष्ट्र से आते हैं, तो उनका भी नाम आगे चल रहा है। इनके अलावा जो है युवाओं में धैर्यशील माने जो कह रहे हैं कि श्रीकांत शिंदे का नाम हम सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन श्रीकांत शिंदे को गुट नेता, ग्रुप लीडर जो है बनाया गया है। तो ऐसे में पिता मुख्यमंत्री और उनका बेटा केंद्र में मंत्री, ये साथ कर जो है वो उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र विपक्ष को, परिवारवाद को मौका नहीं देना चाहते और श्रीकांत शिंदे खुद चाहते कि वो मंत्री ना बने। अगर हम बीजेपी की बात करें तो नितिन गडकरी और पीयूष गोयल, ये 2 नाम कद्दावर नाम है, उनको फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा रक्षा खड़से, जो कि एकनाथ खड़से की बहू है और उत्तर महाराष्ट्र से आती है, उत्तर महाराष्ट्र में भी इस बार बीजेपी को झटका लगा और महज 2 सीटें आए 8 में से, उसमें से जलगांव और रावेर से सांसद है रक्षा खड़से और लेवा पाटिल समाज, यानी कि वो ओबीसी कैडर से आती है, तो उनका भी नाम महिलाओं में आगे चल रहा है। उसके अलावा मुरलीधर मोहोल पुणे से हैं, पश्चिम महाराष्ट्र से, उनका भी एक नाम जो है आगे चल रहा है।
अनूप धोत्रे जो है वो इधर से आते हैं, लेकिन नितिन गडकरी को अगर मौका मिलता है तो अनूप धोत्रे को मौका मिलना जो है वो संभव नहीं दिखाई देता है। लेकिन बीजेपी में क्या हो सकता है, किस तरह से इक्वेशन बिठाए जाएंगे, ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि पंकजा मुंडे ओबीसी का एक बड़ा चेहरा चुनाव हार गई है। इसके अलावा नारायण राणे मराठा का चेहरा है, अशोक चौहान जो भी मराठा का चेहरा है, मराठा आंदोलन का बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है महाराष्ट्र में बीजेपी को। लेकिन बीजेपी हमेशा ब्राह्मण जो है वो पॉलिटिक्स भी करती रही है और दलित वोट बैंक जो छिटका है उसको भी अपने साथ लाने की कोशिश यहां पर करेगी, जो मंत्रिमंडल में चेहरों को शामिल करेगी। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के बाद साउथ इंडिया की बात कर लेते हैं, जहां से बीजेपी को उम्मीद तो बहुत ज्यादा थी लेकिन नतीजे जो हमें उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। कर्नाटक में इस बार बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा, जैसे जितना बड़ा लॉस कहा जा रहा था उतना तो नहीं हुआ, नुकसान उठाना पड़ा। आंध्र प्रदेश में एनडीए ने क्लीन स्वीप किया, केरल में भी बीजेपी ने एक सीट जीत ली है। ऐसे में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से कई नेताओं को मंत्री पद में जगह मिलनी निश्चित मानी जा रही है। टीडीपी की नजर जो है किन मंत्रालयों पर है आपको बता दें, बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय जो है कहा जा रहा है कि टीडीपी इनकी डिमांड कर सकती है। 4:1 का रेशो जो है वो तय हुआ है, तो ये 4 मंत्रालय जो हैं वो मांगे जा सकते हैं। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर भी लगातार अटकलें जो हैं वो चल रही हैं। तो यहां पर टीडीपी की तरफ से ये 4 पोर्टफोलियो जो हैं इन पर नजर है। हालांकि ये सब कयास है, क्योंकि लगता नहीं है कि जिस तरह से बयान आ रहे हैं, जिस तरह से लगातार साथ देने की बात कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू और मोदी जी को सही समय का सही नेता बता रहे हैं, तो वहां पे कुछ इस तरह की डिमांड लिस्ट पर कोई टकराव की स्थिति जो है उत्पन्न होगी। हालांकि एनडीए सरकार है, इस बार बीजेपी की सरकार नहीं है, तो ये जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरी करने की हर संभव कोशिश जो है इस वक्त बीजेपी भी करेगी। टी राघवन हमारे साथ हैं। राघवन, कर्नाटक और अगर हम बात करें आंध्रा के रिप्रेजेंटेशन की, वो तो अलग है, लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है, तमिलनाडु में कमल तो नहीं खिला है, लेकिन क्या वहां से किसी को राज्यसभा के मार्फत जो है केंद्र में जगह दी जा सकती है एक मैसेज देने के लिए? जाहिर तौर पर लग रहा है पिनास, क्योंकि 12% जो है वोट बैंक हो गया है। 10 ऐसी सीटें 40 सीटों में से जिसमें बीजेपी तमिलनाडु में दूसरे नंबर पर रही है। ऐसे में अन्नामलई को क्या वो ड्यू क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि आशा थी कि वो जीत जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और हार का अंतर भी बड़ा था। ऐसे में अब इस बात की समीक्षा की जा रही है कि हार का बड़ा कारण क्या था। तो एक रीज़न ये समझ में आ रहा है कि इस बार उनको एआईडीएमके के साथ गठबंधन करना था, जो कि अन्नामलई की वजह से नहीं हो पाया। ऐसे में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि वहाँ से अन्नामलई को दिल्ली भेजा जाएगा, राज्यसभा के मार्फत उन्हें यहां पर केंद्र में मंत्री पद दिया जाएगा और स्टेट प्रेसिडेंट को बदल दिया जाएगा, ताकि 26 के विधानसभा चुनाव में अगर किसी तरह की गठबंधन की जरूरत पड़ती है तो अन्नामलई को पीछे रखकर स्टेट प्रेसिडेंट के मार्फत एआईडीएमके के साथ गठबंधन का हाथ बढ़ाया जा सके। क्योंकि एक बड़ा फैक्टर जो एक्टर विजय है, उन्होंने भी पॉलिटिक्स में आने की घोषणा कर दी है। 26 में बीजेपी को वो एक चैलेंज है जो झेलना पड़ेगा। एआईडीएमके, डीएमके के अलावा एक्टर विजय की भी पार्टी वहां पर चुनाव में नजर आएंगी। ऐसे में लगता है इस बात की संभावनाएं ज्यादा है कि चूंकि तमिलनाडु में बीजेपी को अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है, जमीन में अपने संगठन को और मजबूत करना है, इसलिए मंत्री पद देना बनता है। अन्नामलई क्या वो चेहरा होंगे, ये देखने वाली बात है जी। और केरल से क्योंकि इस बार खाता खुला है, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश होगी, तो क्या वहां से रिप्रेजेंटेशन हम उम्मीद करें मंत्रालय में? जी बिल्कुल सुरेश गोपी, आप ये मानकर चलिए कि 100% वो मंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बेहतर प्रदर्शन, पहली बार वहाँ पर अकाउंट उन्होंने लोकसभा के लिहाज से केरला में खोला, जहाँ पर यूडीएफ ने पूरा स्वीप किया था। इसके अलावा राजीव चंद्रशेखर पहले कर्नाटका राज्यसभा कोटे से मंत्री बने थे, मलयाली हैं, लेकिन इस बार उन्होंने त्रिवेंद्रम से चुनाव लड़ा, क्या उन्हें मंत्री पद मिलेगा? वी मुरलीधरन जो MOS MEA थे, क्या उन्हें मंत्री पद मिलेगा? इन सब की चर्चाएं, लेकिन इतना जरूर है कि सुरेश गोपी को इस बार वहाँ से मंत्री बनाया जा रहा है। चलिए और अब बात कर लेते हैं आंध्रा की। तो सहयोगियों के खाते में कौन से मंत्रालय, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ऐसी खबरें तो बहुत आ रही हैं, लेकिन आपके पास ग्राउंड जीरो से क्या खबर है राघवन? क्या कुछ डिमांड नायडू जी की तरफ से आई है और बीजेपी उन्हें कितना फुलफिल करना चाह रही है? जी देखिए पिनास, जैसे ही हम कहते हैं या पूछते हैं टीडीपी के नेताओं की कि आपकी डिमांड क्या है, तो वो थोड़े से ऑफेंसिव इसे लेते हैं। वही कहते हैं कि आप डिमांड की बजाय इसे विश लिस्ट कहिए। इसका मतलब यह है कि उन्होंने बहुत साफ कर दिया है कि उनकी प्रायोरिटी जो है वो सिर्फ स्टेट डेवलपमेंट है। आप जानती हैं कि आंध्र प्रदेश जो नया राज्य है बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, करीब करीब 13 लाख करोड़ रुपए का कर्जा राज्य सरकार पर वहाँ पर फिलहाल है। तो चंद्रबाबू नायडू लैंडस्लाइड विक्ट्री वहाँ पर उनकी हुई है, तो वो ये चाहेंगे कि राज्य के विकास के लिए जो भी पोर्टफोलियो सूट करते हैं, जैसा
आपने जिक्र किया, उसमें पोर्ट है, पावर है, आईटी है, इसके अलावा जो अर्बन डेवलपमेंट है, ये ऐसे पोर्टफोलियो जिनकी बात की जा रही है। अगर विश लिस्ट इनकी मानी जाती है तो इन पोर्टफोलियो में से कुछ मिल सकता है। हालांकि जो 1:4 रेशो जिसकी आप बात कर रही थी, उसमें ऐसा लगता है कि बहुत अकोमोडेशन पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी को अपने भी फुलफिल वहां पर करना पड़ेगा। पुरंदेश्वरी वहां से मंत्री बन सकती है। ऐसे में लगता है कि जनसेना को एक और टीडीपी को एक कैबिनेट और 2 एमओएस से संतुष्ट होना पड़ेगा। चलिए बिल्कुल राघवन, बाकी तस्वीर जो है आपसे कुछ ही देर बाद यानी 26 घंटे के बाद साफ हो जाएगी और कहते हैं कि मोदी जी के मन में क्या चल रहा है, क्या उनकी दूरगामी रणनीति है, ये मीडिया तक निकलकर नहीं आता है, इसलिए कई बार सरप्राइजिंग एलिमेंट्स भी सामने आते हैं। लेकिन ये हर संभव कोशिश थी ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है आप तक पहुंचाने की।